हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अधिगम कर्ता का मनोविज्ञान अधिगम शिक्षण वाला जो अध्याय है, उसमें शिक्षण और अधिगम की अवधारणा, शिक्षण और अधिगम में संबंध, ये पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व। इसकी आवश्यकता क्या है और इसके हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो शिक्षण और अधिगम में संबंध को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? शिक्षण में अधिगम को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? मैंने कि शिक्षण तो होता है बट उसके साथ अधिगम भी होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्योंकि जब तक हम अधिगम नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। सीखना ही अधिगम होता है। तब तक हम किसी भी वर्क को कैसे करेंगे? सिर्फ शिक्षित हो जाने से तो नहीं होता है ना कि हम शिक्षित हो गए और हमारा काम खत्म हो गया। जब तक हम अधिगम नहीं करेंगे तब तक शिक्षित होने से तो कोई हमें वो लेक्चर देता जा रहा है और हम उसको सीखे ही नहीं। क्या तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा किस बात की ग्रहण कर रहे हैं कि बस हम एक इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। इसकी चर्चा विलियम एच बर्टन ने की है। अधिगम से संबंधित कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। माने कि अधिगम जब होगा तभी शिक्षण क्या होगा? प्रभावशाली होगा। अधिगम और शिक्षण में संबंध स्थापित करके शिक्षण उद्देश्य का व्यवहारात्मक भाषा में अभिज्ञान हो सकता है। आपके अंदर का जो ज्ञान है उसे बाहर निकाला जा सकता है कि शिक्षण के द्वारा। शिक्षण जब होगा तो आपको अधिगम होगा। उस अधिगम से आप जो है आपके अंदर जो भी ज्ञान होगा उसे क्या करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे। अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए प्रभावशाली शिक्षण सामग्री का चयन भी आसान हो जाता है। मैंने कि अधिगम परिस्थितियों के लिए कि हम अधिगम किस तरह से करें, इसके लिए हमें एक परिस्थिति बनानी पड़ती है, एक वातावरण बनाना पड़ता है। क्लास में जब हम बच्चों को शिक्षित करते हैं तो वो किस तरह से सीखें, इसके लिए हमें वहाँ का वातावरण बनाना पड़ता है। वहाँ की परिस्थितियाँ जो है चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी हो जिससे कि बच्चा जो है एक्टिव हो उसको करने के लिए। उसका दिमाग जो है एकदम पूरी तरह से खुला हुआ हो ताकि वो उसको सीख सके, उसको जान सके। क्योंकि अगर हम उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, अगर बोरियत तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कभी भी जो है अधिगम नहीं कर सकता है। शिक्षण की प्रकृति को समझना और शिक्षण के सिद्धांतों के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शिक्षण और अधिगम का संबंध बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। मैंने कि शिक्षण वही है जिससे कि बच्चे अधिगम कर सके, सीख सके। तो इसीलिए कुछ ऐसी एक्टिविटी की जानी चाहिए जिससे कि बच्चे जितनी अच्छी तरह से हो सके उतनी अच्छी तरह से सीख सके। आजकल बच्चों को उलाना दिया, तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल में तो टीचर जो है बस अपना कोरम पूरा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज कि हमने उठाया किताब और बस उसको हमने पढ़ा दिया, उसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में है तो उसका हिंदी में अर्थ बता देंगे, उस हिंदी के अर्थ का मतलब क्या हुआ पूरा डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें कोर्स पूरा करने से मतलब है। यही वजह है कि आजकल के बच्चे जो है इतने उदंड हो रहे हैं। पहले नैतिक शिक्षाएं दी जाती थी, जो भी कहानियां बताई जाती थी उसके पीछे एक कहानी बताई जाती थी कि क्यों है, कैसे है, इसे क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्टन ने शिक्षण और अधिगम के संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक माना है। मैंने शिक्षण और अधिगम, मैंने कि शिक्षण के साथ अधिगम होना चाहिए, इसको बर्टन महोदय जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना है इन्होंने। इस संबंध को समझे बिना शिक्षण क्रियाएं दिशाहीन, उद्देश्यहीन एवं परिणाम रहित हो सकती हैं। जैसा कि हमने बताया कि आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक बच्चे क्या किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे है, हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, बस काम खत्म। उससे कोई और आगे मतलब नहीं है। जितना शिक्षक ने बताया उतना सीख लिया, उससे
के बाद जो है कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इन सब से कोई मतलब नहीं है। अधिगम का स्थानांतरण, इसमें देखिए कुछ क्या कहते हैं, निम्न शिक्षण के वो दिए गए हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो पहला है अधिगम का स्थानांतरण। शिक्षण और अधिगम के संबंध से हम अधिगम का स्थानांतरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। माने कि शिक्षण के द्वारा ही हम अधिगम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभिप्रेरणा, विषय वस्तु में शिक्षक की सक्रियता को प्रदर्शित करती है और सक्रियता शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित होने पर ही विकसित होती है। मैंने शिक्षण और अधिगम में जब संबंध स्थापित होता है तभी हमारे अंदर की अभिप्रेरणा जागृत होती है और हम दोनों का संबंध जो है स्थापित कर पाते हैं शिक्षण और अधिगम का। उसके बाद हम आगे बढ़ पाते हैं, हम सीख पाते हैं, उसके प्रति जानकारी हमारे अंदर होता है कि नहीं हमको सीखना है। प्रभावशाली अधिगम, विद्यार्थी का अभ्यास विभिन्न अधिगम विधियों का प्रयोग और विद्यार्थी की तत्परता उपयुक्त संबंधों पर आधारित है और इन्हीं की सहायता से अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विद्यार्थी का अभ्यास, विद्यार्थी जब तक अभ्यास नहीं करता है तब तक वो अधिगम नहीं कर सकता है। विभिन्न अधिगम विधियों का प्रयोग, माने कि किस तरह से हम अधिगम करें, किस तरह से बच्चों को अधिगम करवाएं, किस तरह से उनको सिखाएं, इस बात का प्रयोग भी होना चाहिए। विद्यार्थी की तत्परता, उसके अंदर कितनी तत्परता है सीखने के लिए, इस बात पर भी निर्भर होता है उसका अधिगम करना। अगर बच्चा अंदर से तत्पर है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो इसके लिए भी शिक्षण, एक अच्छी शिक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक एक अच्छा शिक्षण नहीं होगा तब तक बच्चों के अंदर तत्परता नहीं जगेगी, उसको जगाना पड़ता है। छात्र अध्यापक प्रशिक्षण, छात्र अध्यापक में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण और अधिगम संबंधों का होना अति आवश्यक है। माने कि एक छात्र अध्यापक जो होता है उसके अंदर एक शिक्षण कौशल होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षण कराना भी एक कला है, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से बच्चे को शिक्षित नहीं करते हैं, उनको शिक्षण नहीं देते हैं, उनको नहीं सिखाते हैं, तो वो अधिगम नहीं कर पाते हैं। उनके सर के ऊपर से सब चला जाता है, वो क्लास करने तो रोज जाते हैं बट उनके समझ में एक भी बात नहीं आती है। शिक्षण क्रियाओं की योजना, अधिगम की प्राप्ति के लिए शिक्षण क्रियाओं की एक योजना बनाने के लिए शिक्षण अधिगम में संबंध को जानना या स्थापित करना बहुत लाभदायक है। पाठ योजना में छात्र अध्यापक इसका लाभ उठा सकते हैं। जो एक पाठ योजना बनाई जाती है ना, आप लोगों से भी बनवाई जाएगी, आपके कॉलेजों में आपके शिक्षक लोग बनवाएंगे। एक पाठ योजना बनाई जाती है कि किस क्लास के बच्चे को किस तरह से हम पढ़ाएंगे, उसमें कितने क्वेश्चन खड़ा करेंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उसके बाद से हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, यानी कि उनके अंदर से उनकी जो जानकारी हो उसको निकालना। पाठ योजना की शुरुआत में जो क्वेश्चनें बनाई जाती है उसमें ये प्रयास किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन हो जिससे कि जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसको हम उनके मुंह से, उनके द्वारा उसको निकलवा सके। क्योंकि जब हम उसके द्वारा निकलवाते हैं ना तो उसके बाद से जो भी हम पढ़ाते हैं वो उसमें रुचि रखता है, क्योंकि वो से ये लगता है ना कि मैंने इसे जान लिया है, मैं इसे जानता हूँ और इसके और आगे मुझे इसको जानना चाहिए। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो बच्चों का ध्यान जो है पूरी तरह से पढ़ाई पे जाती है। अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण, शिक्षण अधिगम के संबंध के अंतर्गत शिक्षक अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण कर सकता है। मैंने कि कोई ऐसी सामग्री ला सकता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिससे कि वो बच्चों को बता सके, कुछ समझा सके, जिससे विद्यार्थी के मस्तिष्क में बड़ी सुगमता से स्थिर किया जा सके। जैसे कि हम
क्या कहते हैं, अगर मानचित्र के बारे में बता रहे हैं तो एक मानचित्र जब हम लेंगे, उस पे बताएंगे, उसको डिटेल से समझाएंगे, तब जाके जो है वो पूरी तरह से वो समझ पाएगा कि इस मानचित्र में कहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे क्या है। तो इन सब के लिए जो है उनको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब जाके वो समझ जाते हैं। हेलो। हाँ, आगे का वो है शिक्षण व अधिगम का औचित्य। शिक्षण व अधिगम का औचित्य। तो अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम जन्म लेते हैं तब से और जब तक हमारी मरने की जो लास्ट समय होता है, उस समय तक हम क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है हमारी बंद नहीं होती है, जो बालक के व्यवहार में परिपक्वता की ओर परिवर्तन लाती है और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। हम हर जगह, हर समय, हर पल सोते, जागते, हंसते, खेलते, सब हमेशा कि अगर आप सीखना चाहो तो आप हर पल सीख सकते हो। बट वैसी मानसिकता होनी चाहिए, सीखने की मानसिकता होनी चाहिए कि हाँ कि अगर कहीं कुछ आपको अच्छा दिख रहा है तो हमें सीखना है, हमें उसके बारे में जानना है। देखिए इसमें लिखा है कि शिक्षक के अनुभव तथा ज्ञान के क्षेत्र पर अधिकार छात्र को छात्र के अनुसार सामग्री तथा अनुभव अवसर देते हैं, जिससे बालक कम समय में सही ज्ञान अर्जन कर स्व विकास करता है। कि शिक्षक के जो अनुभव होते हैं उसके अनुसार क्या होता है, ज्ञान का क्षेत्र उसका अगर जितना विस्तृत होता है, उसका अनुभव जितना ज़्यादा होता है, उसके अनुसार जो है वो बच्चों को सिखा पाता है उतनी अच्छी तरह से। और उसके कि जितनी अच्छी तरह से वो सिखा पाएगा उतनी तेज़ी से बच्चे जो है सीख पाएंगे। तो इसके लिए किसी भी शिक्षक का शिक्षित होना, शिक्षण उसको कराया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें जल्दी से समझा सके, उन्हें अच्छे से बता सके, ताकि हर एक बच्चे का जो भी समस्या है वो सुलझ सके। जब उसकी समस्याओं का समाधान होगा तभी वो जल्दी से अधिगम कर सकता है। उचित शिक्षण विधि। शिक्षक जानता है कि किस शिक्षण विधि का चुनाव किस छात्र व किस विषय वस्तु के साथ करना है, और अपने इसी कौशल के कारण वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सफल प्रयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। कि हर एक शिक्षण जो है शिक्षक जानता है कि किस बच्चे को किस तरह से हमें ज्ञानार्जन कराना चाहिए, उन्हें अधिगम कराना चाहिए। और इसी जानकारी के लिए बीएड का पाठ्यक्रम कराया जाता है, ताकि हर एक शिक्षक इस बात को अच्छे से जान सके, उसमें इतनी शक्ति आए, इतनी क्षमता आ सके, ताकि वो एक बच्चे को समझ सके, उसको समझा सके। और एक टीचर बनने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल पाठ्यक्रम ही नहीं वरन शिक्षक का व्यक्तित्व भी बालक के व्यवहार व अभिवृत्तियों पर प्रभाव डालता है। बालकों के चरित्र व भावी नागरिक निर्माण के शिक्षक के उच्च चरित्र द्वारा ही होता है। कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वो भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बच्चे उसकी नकल करना चाहते हैं कि हमारे सर जैसे हैं वैसे ही मैं भी बनूंगा। हर एक शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसके बच्चे उसकी नकल करें। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं और वही सबसे बेस्ट होते हैं जिनकी नकल उनके बच्चे करना चाहते हैं। चौथा है सामाजिक विकास। बालक एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कक्षागत शिक्षण का प्रयोग करती है, जिसमें एक साथ कई छात्रों का सामूहिक शिक्षण किया जाता है। एक साथ अधिगम अनुभव की प्राप्ति के कारण बालक में सामाजिक समायोजन की क्षमताओं का विकास होता है तथा वह समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझने लगता है।
यानी कि क्लास में ही बच्चों का क्या होता है, सामाजिक विकास किया जाता है, सामूहिक रूप से उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद से में एक दूसरे का सहयोग करने का सिखाया जाता है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप किस तरह से उसका हेल्प करोगे, क्योंकि आपका एक समूह है, क्लास का एक समूह होता है, तो उस समूह में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न कोई जात पात होनी चाहिए, क्योंकि सब छात्र हैं। उनकी अगर कोई जाति है तो छात्र की जाति है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। इस बात का भी बच्चों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। फिर उसके बाद से शारीरिक विकास। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष शारीरिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है, जैसे खेल कूद, पीटी, नृत्य आदि। इन योग आसन शारीरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बालक का सही समय पर सुदृढ़ शारीरिक विकास होता है। बीएड पाठ्यक्रम में ऐसे होता है मैंने कि वहाँ पीटी वगैरह भी कराया जाता है, नृत्य कर मैंने कि हर एक चीज़ कराई जाती है बीएड में। मैंने कैसे छोटे कक्षाओं में भी कराई जाती है ताकि बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। तो इसके लिए भी एक शिक्षक का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो शिक्षण अगर किया है तभी वो बच्चों को अच्छे से करा सकता है। मानसिक विकास। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संकलित ज्ञान के स्रोत तथा कक्षागत शिक्षण के तहत दिए जाने वाले अनुभव बालक का मानसिक विकास करने में समर्थ होते हैं। मैंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी मैंने कि शिक्षण का विकास करने के लिए, शिक्षण को सिखाने के लिए जो भी संकलित ज्ञान यानी कि जो भी वहाँ पे ज्ञान उनको दिया जाता है, उससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसको जानकारियाँ मिलती है। मैंने कि किसी को भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो उससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसके दिमाग में कुछ और नई चीज़ें ऐड होती हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम इस तरह से भी सीख सकते हैं। उसके बाद है संवेगात्मक विकास। छात्र केवल भौतिक प्राणी नहीं वरन मस्तिष्क के साथ साथ उसमें हृदय का भी स्थान होता है। मैंने उसके अंदर एक हृदय होती है, उसके शरीर के अंदर एक हृदय होती है, जो कि आपको पता ही होगा। तो वो क्या होता है, वो संवेदनाओं से भरा होता है कि किसी के सुख दुख में हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए, ये हमें उसके अंदर जो हृदय होता है उससे समझ में आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक का संवेगात्मक विकास होता है और ये सीखता है कि उसे विभिन्न संवेदनाओं को कब और कैसे प्रकट करना चाहिए। मैंने कि अगर हमें किसी बच्चे पे क्रोध करना है तो वो कब करें। ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया तो हम उस पर क्रोधित हो जाएं कि तुमने इससे अच्छा रिजल्ट तुम कैसे ला दिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो वही मैंने कि उसको सिखाना कि कब तुम किस तरह का वो करो। जैसे कि लोग होते हैं कुछ बच्चे कि किसी का देख करके उसके अंदर क्या होते हैं, एक जलन की भावना जागृत हो जाती है, जो कि वो किसी के सामने प्रकट कर देता है, जिससे कि पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो उसको बताना कि आप इस समय कैसा आपको बिहेव करना चाहिए। 8वां है बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक में शिक्षक के मूल्यों व आचरण द्वारा बालक स्वयं के मूल्यों, आचरण व दृष्टिकोणों का विकास करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक में शिक्षक के मूल्य माने कि शिक्षक का मूल्य क्या होता है, उसको आचरण में किस तरह से उतारा जा सकता है, बालक के स्वयं का मूल्य क्या है, उसका आचरण का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, मैंने उसका आचरण कैसा होना चाहिए जिससे लोगों के दिमाग में, लोगों के क्या कहते हैं मनोमस्तिष्क में उसके प्रति कैसा इमेज होना चाहिए, इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, जिससे बाकी समाज के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर नागरिकता का विकास। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि छात्र में नागरिकता के उच्च गुणों का समावेश हो, वह अपने उत्तरदायित्व, कर्तव्यों व अधिकारों को पहचाने। 10वां है सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास के विभिन्न स्तरों को प्राप्त करते हुए बालक में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है और उसका स्वायत्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए पहल करता है।
11वां है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता मौलिकता की नवीन ज्ञान का संचार करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बालक उत्तरोत्तर विकास के स्तरों को प्राप्त करते हुए सृजनात्मकता तथा आत्मा व्यक्ति को प्राप्त करता है एवं सृष्टि में नवीन ज्ञान का संचार करता है। 12वां है तार्किक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन व जटिलता की ओर चलती है, जहां वह परिकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों को प्रमाणित कर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। मैंने कि जब उसमें चिंतन आएगी, तार्किक चिंतन के नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तभी तो वो जो है आगे कुछ सोच सकेगा, कुछ कर सकेगा, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ओके गाइज, आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ कमी रह गई या फिर अच्छा लगे तो। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में जो है शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।